Hello guys, welcome to all and these are physics classes. Today I am going to start overall numerical analysis of motion in a straight line and in motion and in a plane surface, right? This is the chapter number 3 and 4. A class 11th का numerical analysis है, ठीक है? इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल में कैसे हम लोग यूज करते हैं, कितना इजी बनता है हम लोगों को, ठीक है, कौन सी पार्ट्स को कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे मैं डेरिवेशन कर चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसके पहले अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, रणधीर रंजन, है ना। आप अगर डालेंगे तो वहां पर आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर जो भी टॉपिक के बारे में क्लियर करना है वहां से टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अब मुझे थ्योरी बताने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बिना न्यूमेरिकल का क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि बस थ्योरी बता दे रहे हैं, क्लियर हो जा रहा है। लेकिन हमारी सोच यह है कि न्यूमेरिकली जो होती है आपको फिजिक्स के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको ये कौन फॉर्मूला एडजस्ट होगा, कहाँ पे कौन से यूनिट लगेगा, कौन फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, इस चीज के बारे में पता चलेगा हम लोगों को। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारे कौन कौन फॉर्मूला यूज करने के लिए। एक्चुअली फॉर्मूला बहुत सारा है, लेकिन कुछ हम लोग ऐसे फॉर्मूला ले रहे हैं जो फॉर्मूला हमारा ज्यादा करके यूज आएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का है, कुछ एम करीम का बुक का है, एससी वर्मा का बुक का है, ठीक है। तो आप फोकस करेंगे, ठीक है। मैं सारी चीज को ये आपको क्वेश्चंस को डील्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं वैसे क्वेश्चन डील करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपसे ये बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूला को बता देता हूं कि देखिए कौन कौन सी फॉर्मूला है। देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, आपको ये पता है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करने का मतलब क्या हो गया कि उसका एक्सेलरेशन उधर ही होगा, मतलब कि हम लोग एक्सेलरेशन ए इंडिकेट करेंगे। और आपको ये पता है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। मैं सारी बात को आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाले वीडियो को आप देख सकते हो, मालूम चल जाएगा। काइनेमेटिक्स पार्ट 2 देख सकते हो, वहां से पता चल जाएगा। तो हम बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या देखे हैं। सबसे पहले यह देखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट्स को अगर हम लोग कोई टाइम के साथ अगर डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है कवर किया है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, उस टाइम के इंटरवल में, उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। याद हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये बात आपको 9th क्लास से भी पता है, ठीक है। डी एस बाई डी टी कर दोगे क्या हो जाएगा, आपको डी भी निकल जाएगा, मतलब कि चेंजिंग वेलोसिटी निकल जाएगा। उसके बाद आपको ये पता है कि वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ चेंज करोगे, जैसे कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कितना होता है, दो प्रकार का होता है। एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक आपकी फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी करने का मतलब क्या हो गया, ये बात समझिएगा। जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है ना, रेस्ट में होता है, ठीक है, कौन, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है उसकी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर से रेस्ट किस टाइम रहेगा, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट में चलना शुरू किया है, ठीक है, तो यहाँ पे यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्टार्टिंग टाइम में, उस टाइम में, ठीक है। दूसरी बात, कौन सा भी अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या कर सकते हो आप, ध्यान रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैक्सिमम हाइट को टच करता है, मैक्सिमम हाइट टच करता है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो ये भी जीरो कब होता है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बात पता चल गई आपको। तीसरी बात ये जानना है कि एक्सीलरेशन जो होता है वो माइनस कब होता है। एक्सीलरेशन माइनस जो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर रहा है और वहां पे फाइनल पोजीशन पहुंचने के पहले अगर किसी ऑब्जेक्ट की ब्रेक अप्लाइड हो जाती है तो क्या होता है, उस टाइम एक्सीलरेशन माइनस होता है, मतलब कि वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये आप पता चल गया आपको, व्हेन ब्रेक अप्लाइड बिफोर
reached final point। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। देखिए जैसे कि ये पॉइंट आपका है यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। अब यहां से ये चलना शुरू किया है, तो यहां से जब चलना शुरू किया इस टाइम यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्या है, तो चलो सर ये सुकन्या है। क्या है, सुकन्या है। अब देखिए यहां से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में है। किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। तो रेस्ट पोजीशन में जब रहता है तो यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट यहां चलना शुरू किया, ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू किया और ब्रेक यहां पे गाड़ी आ रही है, जा रही है, यहां पहुंचने के पहले ब्रेक अप्लाई कर देता है। ठीक है, अप्लाई ब्रेक, अप्लाई ब्रेक। ठीक है, क्या करता है वो, ब्रेक अप्लाई कर देता है, ब्रेक अप्लाई करता है। उस समय क्या होता है, एक्सीलरेशन माइनस हो जाता है और इसी माइनस वाले एक्सीलरेशन को क्या करते हैं हम लोग, डी एक्सीलरेशन करते हैं। क्या करते हैं, डी एक्सीलरेशन करते हैं, मतलब कि रिटार्डेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन कहेंगे। तो ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि सर अगर हमारा u 0 है तो v भी तो 0 हो सकता है। हाँ 0 होता है। 0 किस कंडीशन में होता है, जैसे देखिए अगर यहां से ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कुछ स्पीड से या कुछ भी स्पीड से, ठीक है, या फिर अगर u मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये ऑब्जेक्ट को ये पहुंचने का था, ये फाइनल पॉइंट, ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। यहां पे नहीं पहुंचने के पहले यहां क्या कर लिया, ब्रेक अप्लाई। इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या किया है, डिक्रीज कर गया है। तो इस कंडीशन में v क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ये बात क्लियर हो गया आपको। तो कुछ पॉइंट था जो इसके बारे में आपको बताने का था। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे देखिए v इज इक्वल टू u प्लस at। ये कौन सी इक्वेशन है, ये मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम है। ओके, उसमें एस भी है। एस क्या है, डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, इतनी सारी कंपोनेंट उसमें पढ़ना है। अब जैसे देखिए अगर कोई आपसे बोलता है कि कोई एक गाड़ी यहां से चल रही है, कोई बंदा यहां से चल रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है और इतना एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप कैसे पता करोगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने में आपको क्वांटिटी को पता करना होगा कि आखिर वह कौन सी क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान देखना है आपको कि अगर कोई डिस्टेंस है, अगर किसी का यूनिट, लास्ट वाला यूनिट अगर वो मीटर में है तो समझिएगा कि क्या हुआ, डिस्टेंस है। ठीक है, क्या हुआ, डिस्टेंस लेंथ दिया हुआ। क्योंकि बच्चे को न्यूमेरिकल में यही पता नहीं चलता है कि क्या दिया हुआ है, क्या हम नहीं समझ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो क्या हो सकता है, स्पीड या वेलोसिटी हो सकता है। ओके, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है। एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल होता है, मतलब ये भी होता है। डी एक्सीलरेट तो वही बात आ गया, बस वो साइन की चेंज है। उसके बाद स्पीड वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी, इनिशियल की फाइनल। इनिशियल फाइनल डिपेंड्स अपॉन अ स्टेटमेंट। ओके, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, if object start from rest means that object will be rest में है। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो रेस्ट से जब गाड़ी शुरू करता है तो u क्या होता है, 0 होता है। ये बात क्लियर हो गया। अगर बोलता है इफ ऑब्जेक्ट अप्लाइड ब्रेक बिफोर रीच द फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पहुंचने के पहले ब्रेक अप्लाई कर लिया, तो क्या कह सकते हैं कि final velocity will be 0 and acceleration will be in minus. That acceleration we call as a retardation. Clear? तो ये हमारे जो बात था आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है। और भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या है सर, तो देखिए कुछ बात ऐसा है कि अभी तो ऑब्जेक्ट हमारा इस प्रकार से चल रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है। ओके, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, वर्टिकल मूवमेंट होती है, तो क्या होता है,
याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या बोलेंगे हम? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करना है? देखिए सारा इक्वेशन वही रहेगा, इक्वेशन वही रहेगा, सिर्फ एक जगह पे हम जी को यूज करना है, एक ही जगह पे जी को यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी की ओर। क्लियर हो गया? अब यही जो फॉर्मूला है सबको एक जगह जी यूज करना है, जी, स्मॉल जी। मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में, या फिर आपको पता है क्लास 9 से ही कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है और स्मॉल जी का यूज कहां करते हैं। देखिए अब यहां पे ध्यान रखना है कि सर यहां पे प्लस था, यहां प्लस था, यहां माइनस हो गया। क्यों हो गया? जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, क्या लिखेंगे हम? थ्रो, थ्रो है ना, थ्रो मतलब क्या होगा? ऊपर, थ्रो अपवर्ड, उस समय माइनस जी होगा। क्या होगा? माइनस जी। एंड फॉल डाउनवर्ड, उस समय क्या होगा? प्लस जी होगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है तो सारे जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इक्वेशन वही रहेगा, एक जगह जी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस होगा, क्योंकि माइनस में तभी तो होता है कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, मैक्सिमम हाइट जब पहुंचता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये बात क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? चलिए यहां पर आगे अब देखिए, इस पर हम लोग एक बात को और देखेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल हम लोग दोनों मिक्सअप करके बनाएंगे। देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कि अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का भी कुछ हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला को जब तक निचोड़िएगा नहीं, फॉर्मूला को जब तक समझिएगा नहीं, आपको न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है। अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं भी चैलेंज करता हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला को समझना होता है कि फॉर्मूला क्या करता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये y इज इक्वल टू tan थीटा इनटू x माइनस dy, ये इक्वेशन ऑफ ट्रांजिटरी है। मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है? इधर मैं साफ कर दे रहा हूं, यहां पे आप ये बोल सकते हो कि जैसे हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस में इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? फेंकते हैं। तो ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस पर जाके गिरेगा। अब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसकी कुछ अपनी रेंज होगी यार। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से फेंक रहे हैं, तो देखिए दो डायमेंशनल कवर कर रहा है। एक हमारा है कि इधर से फेंकेंगे तो ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट हल्का मूवमेंट करेगा, ये मूवमेंट करती है, ये मूवमेंट करता है, ये वाई एक्सिस है, और कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वो बॉल क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? नीचे की ओर गिरता है, तो ये क्या होता है? एक्स होता है। ये बात क्लियर हो गया आपको? उसके बाद मैंने आपको और क्या बताया था कि यहाँ पे एक एंगल बनता है, मतलब कि दो कंपोनेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है, क्योंकि बॉल फेंका गया है। तो बॉल जो फेंका जाता है वह हमेशा लेस देन 90 ही होता है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर या बैट्समैन इधर है और हम बॉल को फेंकेंगे इधर, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जब भी फेंकेंगे बॉल को तो अपनी ओर, कभी कभी बॉलिंग लोग करते रहते हैं तो बॉलिंग करते तो ऊपर की ओर चल जाता है बॉल, कभी कभी हाथ से छूटता है, या फिर 90 डिग्री से कम ही जाता है। कोई 60 पर बॉल फेंकता है, कोई 45 पे फेंकता है। तो यहाँ पे एक एंगल प्रोजेक्शन बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? एंगल प्रोजेक्शन बनता है। तो ये कंपोनेंट किसके साथ बना? तो x के साथ क्या बना? इधर भी स्पीड है तो u cos थीटा बना, क्योंकि आपको पता है कि कंपोनेंट थीटा क्या होता है? जिसके साथ अटैच रहता है क्या कौन थीटा होता है? cos थीटा होता है। और उसकी वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है? sin होता है। तो क्या लिखेंगे? u y sin थीटा। ओके, अब हमें देखना है, ये सारा वीडियो मैं बता चुका हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं इसमें, मैं बस न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिखा रहा कि फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे और कहां पर हम क्या यूज करेंगे। अब देखिए, अगर कभी पूछता हो कि यहां बताइए, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी स्पीड क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है उसकी स्पीड क्या होगा। तो ऐसी इक्वेशन को बनाने के लिए, ऐसी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हम लोग एक इक्वेशन को यूज करते हैं। उस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं।
तो इक्वेशन को यूज करेंगे। दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे कि जैसे देखिए फ्लाइट है, सपोज हवाई जहाज है, तो फ्लाइट क्या करता है कि अपार्चर भी करता है, डिपार्चर भी करता है। ठीक है, अपार्चर मतलब क्या होता है, डिपार्चर मतलब क्या होता है? अपार्चर मतलब होता है आवागमन, मतलब कि हम आई है, ठीक है, और डिपार्चर मतलब क्या होता है, जाना, डिपार्च कर दिया, निकल गया। तो देखिए अब जैसे देखिए फ्लाइट है, एक ऐसा गया और फ्लाइट कहीं तो रनवे पर उतरेगा भी हो, तो इस प्रकार से आया। देखिए तो जब डिपार्च करती है और अपार्च करती है, जिस समय वो जाती है उसमें कहा जाता है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। लेकिन जिस समय वो डिपार्च करेगी, मतलब कि वहां पे आएगी, रनवे पर आती है, तो उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों की फॉर्मूला को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला क्या है, E2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। मतलब यहाँ पे है कि फ्लाइट जो है इतना की स्पीड से चलना शुरू किया है, और हवाई जहाज कुछ एंगल पे जब निकलती है तो वो थीटा डिग्री पे उठा देंगे, और जी की वैल्यू आपको पता है 90.8, तो क्या निकल जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। क्लियर। दूसरी बात ये है कि अगर हवाई जहाज यहाँ से चलना शुरू किया या कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंके, यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए। तो ऐसे डिस्टेंस को बोला जाता है रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज हम दो तरह से देखेंगे। पहले देखेंगे रेंज की फॉर्मूला जो मैंने आपको बता चुका हूँ, डेरिवेशन कर चुका हूँ, ये बस मैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए बता रहा हूँ। u² sin 2 थीटा बाई जी, ये अगर फॉर्मूला पर अगर आप पुट कर देते हैं तो क्या निकलता है, रेंज निकलता है। लेकिन आप एक ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट 45 डिग्री से फेंका गया होगा, तो पूछेगा मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम जो रेंज होता है u² बाई 2g होता है, u² बाई g होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे 45 बाई फैलेगा, 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और sin 90 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो क्या बन जाएगा u² बाई g। ये देखिए मैक्सिमम हाइट है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना टच करेगा, कितना हाइट टच करेगा, तो ये फॉर्मूला है u² sin² थीटा बाई 2g। समझे, ये ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हो गया हमसे। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये फॉर्मूला है, ये टोटल फॉर्मूला है, मैं अभी जो बताया हूँ फॉर्मूला को मैं डेरिवेशन किया हूँ, इसको लिखिए, उसके बाद बताता हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे बनता है। पहले इसको आप एक बार लिखिए। ओके, लिखिए। देखिए अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, सारी फॉर्मूला पे कुछ हमारे जो सब्जेक्ट जो न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल को मैं अभी बताऊंगा, जैसे एनसीईआरटी के है ना बुक से, एम करीम के बुक से है, एससी वर्मा के बुक से है, तो आप इस न्यूमेरिकल को देखिएगा। सारे न्यूमेरिकल को मैं टच तो नहीं करूंगा आपके पूरे बुक वाला, लेकिन आप ये ध्यान दे सकते हैं अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, अगर वीडियो के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर है, ये फॉर्मूला के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल तभी बनता है, पहले नंबर यहाँ दो चीज में मैटर करता है। पहली बात यहाँ पे है कि थियोरी अगर आपको समझ में आया है तभी न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन नहीं तो आप लाख उपाय कर लो। बहुत लोग बोलते हैं कि फॉर्मूला को रट जाओ, या बहुत लोग बोलते हैं जैसे कि बोर्ड वाला एग्जाम में बोलते हैं कि अरे यार एनसीईआरटी बना दो क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बनाने के लिए मतलब कि वो इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी में हमारा पहली बात है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता है, मतलब कि क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एक अलग अलग टिप्स रहता है या अलग अलग ट्रिक्स रहता है। दूसरी बात ये सोचते हैं कि अगर एनसीईआरटी रट्टा कर लेता है, बटीफाई कर लेता है, तो इससे क्वेश्चंस आने की चांसेस ज्यादा रहती है, क्वेश्चन बना लेगा। लेकिन किसी कंपटीशन के लिए, किसी है ना, किसी एग्जाम के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए थ्योरी बहुत जरूरी है। कांस्टेंट क्या हो रही है, स्पीड कैसे बढ़ रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ एसेंट क्या है, तो ये सारी चीज को देखना है। दूसरी बात यह है कि फॉर्मूला पर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन होना होगा। अगर जैसे कोई फॉर्मूला देता है t = 2u sin थीटा बाई जी, तो ये फॉर्मूला आप क्या समझते हो इसके बारे में बताओ मुझे, ये फॉर्मूला क्या है। आप रट रहे हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट = 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, ये रटे बोलो। तो रटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझना है 2u sin थीटा बाई जी, मतलब कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों की टाइम जुड़ा हुआ है।
एक बार इतना टाइम से जा रहा है और दूसरी बार उतना टाइम से आ रहा है। तो ये चीज को देखेंगे, मैंने बता चुका हूं, आप वीडियो को देख सकते हो। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पीएमटी में आया हुआ है, पारा मेडिकल टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि एक क्रिकेटर है, अब ये क्रिकेटर 60 डिग्री एंगल बनाकर, 60 डिग्री की प्रोजेक्शन के एंगल बनाकर एक बॉल को फेंकता है, कितने का स्पीड से? 60 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। तो बताइए कि उसकी वेलोसिटी कितना होगा, मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा कि कोई जैसे देखिए यहां से एक बॉलर है, बॉलिंग कर रहा है और यहां से एक उस बॉल को कैच कर रहा है। तो बताइए कि ये लड़का इस बॉल को कितना की स्पीड से, मिनिमम स्पीड कितना से उसको कैच कर लेगा। तो ये पूछा है। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे दिया क्या है यार, यहाँ दिया है u और यहाँ दिया है थीटा। अब कौन फॉर्मूला लगावे, समझ में नहीं आ रहा है। फॉर्मूला बहुत सारा है, एक्सीलरेशन है ही नहीं, वो है ही नहीं, क्या हो सकता है इसमें। तो आप याद कीजिए, आपको मैं एक बात बताया था, ठीक है, शायद आपको याद होगा कि मिनिमम स्पीड, मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए पहली बात देखेंगे कंपोनेंट को। ये बॉल जो है किधर की ओर कैच कर रहा है? एक्स कंपोनेंट में, और एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या होती है आपको याद है? एक्स कंपोनेंट में होता है u x cos थीटा, ओके। एंड ये y कंपोनेंट में क्या होता है? y कंपोनेंट में होता है u y sin थीटा। अब ये बताओ कि बॉल कैच किधर करेगा? इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा यार, इधर करेगा, तो स्पीड कौन सा है? ये है। तो हम क्या निकालेंगे? यहां से u इज इक्वल टू, मतलब v, वही वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, यहां से हो जाएगा u cos थीटा। अब देखिए x कंपोनेंट की है, u हमारा कितना दिया है? 60 दिया हुआ है, एंड cos थीटा कितना? 60 है, ठीक है। तो क्या हो गया? 60 इंटू cos कितना हो जाएगा? इंटू 1/2, ओके। इसका मतलब है कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो बॉल पकड़ लेगा, मिनिमम उसकी स्पीड है। तो ये बात हो गया। दूसरी क्वेश्चन इसी पर हम लोग आगे बात करते हैं। पहली बात हम लोग ये कर रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन यहां पे ये पूछता है कि बताइए, इसमें बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, उसके बाद पूछा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। दो क्वेश्चंस पूछा गया है। तीसरी क्वेश्चन है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये बॉल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितना टच किया होगा। उसके बाद यहाँ पे है आपको, चलिए यहाँ पे आप क्लियर हो गया। तो अब बताइए, इतनी सारी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू हो जाएगा 2u sin थीटा बाई क्या फॉर्मूला है? g, फॉर्मूला को याद रखिए। अब देखिए 2, अब स्पीड क्या निकालें? अब यहां पर ये सोचना है कि सर ये एक स्पीड मेरा आया 30 मीटर पर सेकेंड और ये का स्पीड ये है, तो इसमें हम कौन स्पीड लेंगे? यहीं पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अरे यार, ये वाली जो स्पीड है ना, ये मिनिमम स्पीड है, इतना की स्पीड से वो क्या कर सकता है? कैच कर सकता है। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम लगा उतना टाइम नीचे उतरने में, तो ये बात यही ना, स्पीड से जा रहा था तो नीचे उतरेगा। तो हमारे लिए स्पीड कौन सा? इनिशियल स्पीड कौन सा? यही तो है। यहाँ पे कौन स्पीड है? यू क्या है? इनिशियल। और इतना ही का स्पीड से फेंक रहे हैं तो हम यही ना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको u कितना हो गया? 60 एंड साइन 60 डिवाइड बाई 10, ओके। यहाँ पे हो गया आपको 120 और ये हो गया 3/2 डिवाइड बाई 10। ये कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया, बोले तो कितना हो गया यार? 6√3 और टाइम है तो क्या हो जाएगा यार? सेकेंड में। अब ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में अगर पॉइंट में दिया हुआ रहेगा तो 6 इंटू √3 की वैल्यू कितना होता है? 1.73 होता है। ये वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ओके। अब देखिए, अब क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। यहां पे पूछा क्या है
यहां पूछा मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज बताइए, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। और आपको ये बात ध्यान रखना होगा, यहां पर भी एक बच्चे की कंफ्यूजन ये आती है कि सर मैक्सिमम के मतलब क्या हुआ। मैक्सिमम मतलब हुआ कि जब थीटा हमारा 45 होता है तो वो मैक्सिमम रेंज होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि 45 यहां पे पुट अप हो जाएगा, तो 45 इंटू 2 90 हो गया, और साइन 90 वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट, अगर ध्यान रखिएगा ये कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर 45 डिग्री पे फेंका गया है, उस समय मैक्सिमम रेंज की, मैक्सिमम की है ना, मैक्सिमम रेंज की जो फॉर्मूला निकलता है वो कितना निकलता है? u स्क्वायर बाई g निकलता है। ये आ गया। तो ये आपको रेंज निकालना है यहां से, u स्क्वायर बाई g। ओके, अब u कितना है बाबू? 60 है, तो 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 10, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 360। और रेंज बोले तो क्या है? ये रेंज है। क्यों? ये रेंज क्या है? मतलब रेंज है यहां से यहां तक की दूरी को रेंज कहते हैं। जहां से फेंका गया है और जहां तक वो कैच किया है वो डिस्टेंस को ही रेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सर मैक्सिमम हाइट बॉल कितना टच किया होगा, ऊपर की ओर कितना टच किया होगा। तो मैक्सिमम हाइट जो फॉर्मूला हमारे पास है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, सॉरी 2g। अब यहां पे देखिए मैक्सिमम रेंज की बात, सॉरी मैक्सिमम हाइट की बात है, तो मैक्सिमम हाइट यहां पे आपको फॉर्मूला क्या आएगा? u स्क्वायर बाई 2g। क्यों आएगा? क्योंकि मैक्सिमम के मतलब क्या है? ऊपर, सबसे यहां पे। तो यहां पे कौन कितना एंगल बन रहा है? 90 बन रहा है। तो साइन 90 के लेंगे तो साइन 90 वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g। अब क्या करेंगे? u स्क्वायर बाई इतना आया है आपको, वही वैल्यू लगा दो ना यार। यहाँ पे क्या करना है आपको? 360 और देखिए इतना है ना, इतना वैल्यू इतना हमारा है, और डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 180 मीटर हो जाएगा। इतना मैक्सिमम हाइट टच किया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस है, आप इसको देख सकते हो। ओके, इसको लिख लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देता हूं। ओके, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस में कि स्टेटमेंट ही सिर्फ देता है। फिजिक्स में स्टेटमेंट सिर्फ रहता है या थियरी रहता है, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं देता है। और लोग सोचते रहते हैं फॉर्मूला रटे हुए रहते हैं, फॉर्मूला पे जाएगा तो नहीं रहेगा तो कैसे कीजिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन दिया है कि कोई प्रोजेक्शन है, सपोज कोई एक प्रोजेक्शन है, एक ऑब्जेक्ट को इधर से फेंका गया है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट को टच कर रहा है। कैसी हाइट टच होता है? वर्टिकल हाइट है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी कैसे पूछता है आपको कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज, फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज। क्या पूछा है? रेंज एंड मैक्सिमम यहां पर लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट, या फिर यहां पे ये पूछ सकता है मैक्सिमम की जगह पे वर्टिकल हाइट। तो मैक्सिमम, अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे फॉर्मूला में है मैक्सिमम हाइट, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको मैक्सिमम हाइट, लेकिन क्वेश्चंस में है क्या? वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट के मतलब क्या है? ये हमारा वर्टिकल है, तो यहां हो सकता है वर्टिकल हाइट। देखिए मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का रेशियो बताइए, ये क्वेश्चन है। अब देखिए आपको फॉर्मूला सबसे पहले चलेगा कि मैक्सिमम रेंज की फॉर्मूला क्या है? रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 45 होता है, तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाता है? u स्क्वायर बाई g हो जाता है। एक देखो फॉर्मूला पूछा है कि एक बॉल को फेंका गया है, तो रेशियो बताइए मैक्सिमम रेंज और वर्टिकल हाइट की रेशियो क्या होगा। अब वर्टिकल हाइट मैक्सिमम यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास है u स्क्वायर बाई 2। ओके, अब देखिए दोनों की रेशियो निकालिए यार, दोनों की रेशियो जो निकालिएगा r रेशियो h इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? u स्क्वायर बाई g। अब ये ऊपर की ओर जाएगा 2g डिवाइड बाई हो जाएगा u स्क्वायर,
यहां से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 2 है ना, तो कह सकते हैं इसको 2:1, यही हमारे पास क्या है, रेशियो है। इस प्रकार से आ गया। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चंस और है, क्वेश्चंस और भी है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है कि आपके पास एक प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास एक प्रोजेक्शन दिया हुआ है, जैसे कर सकते हैं कि एक बॉल है, एक बॉल को फेंका गया है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे फेंका गया है, और ये बॉल क्या कर रहा है, एक यहां से यहां तक आके गिर रहा है, वो फॉल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर, समझिएगा क्या बोल रहा है। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनाइए, सोचिए ऐसा कि एक बुलेट गन से निकलती है, कितने डिग्री के बनाकर निकल रहा है, वो 30 डिग्री बनाकर, कितने डिग्री, 30 डिग्री बनाकर निकल रहा है। दूसरी बात है कि वह बुलेट जाके, मुझे ऐसा लगता है बुलेट का जो रेंज है वह जाके स्ट्राइक किया होगा 3 किलोमीटर पे, कितना पे किया होगा, 3 किलोमीटर पे स्ट्राइक किया होगा, ठीक है। अब यहां पे बात ये आपकी ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुलेट जो है 5 किलोमीटर पे स्ट्राइक किया होगा। क्वेश्चन देखिए कंसेप्चुअल क्या है, फिर से समझिए। एक बुलेट है, गन से निकल रही है, इतना डिग्री बनाकर, और रेंज ले रहा है इतना, रियल रेंज उसका उतना ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वह बुलेट का डिस्टेंस जो रेंज कवर किया होगा, तो वो रेंज कितना पर कवर किया होगा, 5 किलोमीटर पे। तो क्या इतना डिग्री एंगल बना के 5 किलोमीटर ये बुलेट जा सकता है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले रेंज की फॉर्मूला निकालो, रेंज देखो उसकी क्या है, ठीक है, कितने की स्पीड से क्या है, क्योंकि रेंज हमको दे रखा है। तो रेंज इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए यहां पे क्या है आपको, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय z। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेंज हमको दे रखा है 3 किलोमीटर गया है इतना के एंगल से, तो लेकिन कितना का स्पीड से गया होगा। अब देखेंगे, हम चेक करेंगे कि उस स्पीड पे 5 किलोमीटर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो रेंज मेरा कितना है, सॉरी यहाँ पे कितना है 3, यू मुझे पता नहीं यार, ठीक है, और साइन 2 थीटा बोले तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, साइन 60 डिवाइड बाई जी। ओके, हमें यहां से क्या निकालना, स्पीड निकालना है, क्योंकि पता चलेगा ना कि कितना का स्पीड से आगे बुलेट गया है। तो यहां से हो गया 3 इंटू जी डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, 30 हो गया, 10 जी की वैल्यू 10 ले लिए हम लोग, और साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको, √3, ये 2 ऊपर क्यों चला गया, ओके, 60/√3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यहां पे ऐसे भी कर सकते हो यार, कितना 60√3 डिवाइड बाई 3 स्लाइस कर दिए हम, तो कितना आ गया हमारा 20, मतलब कि u इज इक्वल टू हमारा आ गया है ना, u स्क्वायर इज इक्वल टू 20√3। तो इतने की स्पीड से 23 मीटर पर सेकंड, इतना की स्पीड से ये बॉल गया है, ये बात आ गया। अब मुझे ये देखना है कि हम एक मैक्सिमम एंगल लेते हैं कि सर 30 के एंगल से तो इतना पर गया, इतना का स्पीड से। अगर हम मैक्सिमम थीटा लेते हैं तो मैक्सिमम थीटा कितना होता है, 45 डिग्री होता है एट थीटा 45। अगर मैक्सिमम हो सकता है कि इतना डिस्टेंस कवर किया है, सॉरी इतना स्पीड से गया, अगर हम एंगल को और बढ़ाते हैं, जैसे कि यहां से हम 30 फेंकेंगे तो यहां गिरेगा, और कुछ और ऐसे फेंकेंगे तो हो सकता है और आगे गिरेगा, ये भी तो ऐसी बात है। तो हम 45 पे लेते हैं, तो मैक्सिमम होता है ये, तो इसकी रेंज हमारी क्या होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है u स्क्वायर बाई जी। अब यहां पे समझिए कि 45 पे u हमारा कितना है, कितना u आया है, तो इसको क्या करेंगे, 20√3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर लेंगे, इसको हम लोग 400 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 4 3 कितना हो गया आपको, ठीक है, ये 4 3 12, हाँ 12, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया,
ये समझिएगा। यहां पे आया है कितना, आपको मैक्सिमम रेंज कितना आया है 120, कितना आया है 120, मतलब कि 120 मीटर पे। अगर हम थीटा लेते हैं 45 डिग्री, अगर हम थीटा लेते हैं 45 डिग्री, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा इस चीज को कि यहाँ पे सॉरी एक मिनट यहाँ पे पूरा वैल्यू है, देखिए u स्क्वायर इज इक्वल टू है यार 20√3 और u स्क्वायर इज इक्वल टू आप कितना लिए हो 20√3, यहाँ पे उसकी भी स्क्वायर कर दियो, नहीं गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये बात ध्यान रखें कि u स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो ना, उसकी स्क्वायर नहीं करना, 20√3 डिवाइड बाई आ गया ये आ गया आपको, तो ये कितना हो गया 2√3। अब देखिए क्या करना है, 2 into 1.73, बोले तो इसकी वैल्यू कितना हो सकता है, इसकी वैल्यू जो होगा आपको, ये मैक्सिमम जो वैल्यू जाएगा ये आपको जैसे कि 2 बोले तो ये कम से कम 3 into 7 3.76 मीटर, 3.76 मीटर, मतलब यह कर सकते हैं। सुनिए, जब 30 डिग्री पे था तो ये कितना का स्पीड से गया था, इतना का स्पीड से तो कितना किलोमीटर टाइम किया, लेकिन बोल रहा है कि लग रहा है, एज्यूम कर रहा है कि 5 किलोमीटर पे आखिर गोली गया होगा, तो उतनी की स्पीड मैक्सिमम हम एंगल निकालेंगे, क्योंकि थीटा बढ़ाएंगे तो और ऊपर भागेगा, है ना। तो इतने के अनुसार से करेंगे, तो हम जब 45 पर किए थे तो हमारा डिस्टेंस कितना निकला 3.76। ओके, इसका मतलब यह है कि ये हमारा 5 किलोमीटर पे नहीं जा सकता है, क्योंकि अब कितना एंगल लेंगे, अगर हम 90 लेंगे तो वो तो गन कहां जाएगा, वर्टिकल जाएगा यार, मैक्सिमम हाइट हम लेके देख चुके हैं, तो नहीं, वो बात गलत था, ठीक है। मतलब कि इतने एंगल पे, है ना, कह सकते हो थीटा 30 डिग्री इज नॉट पॉसिबल टू reach 5 किलोमीटर, मतलब ये पॉसिबल नहीं है आपकी, ये बात आपको हो गया क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आप पे याद है, एससी वर्मा के भी क्वेश्चन है, ये बात को आप समझेंगे। ओके, अब देखिए क्लियर हो गया सबको, चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास एक है कि सपोज एक बॉल है, एक बॉल को कुआं में गिरा रहे हैं, समझिएगा क्वेश्चन को, एक बॉल है, इस बॉल को एक कुआं में गिरा रहे हैं, ठीक है, ये कहां गिरा रहे हैं, कुआं में गिरा रहे हैं, ठीक है। ये बॉल को कुआं में गिरा रहे हैं, तो बॉल का स्पीड हमें पता नहीं, लेकिन गिरने के कुछ समय के बाद इसकी साउंड सुनाई देता है, कहां से, मतलब कह सकते हैं कि एक बॉल को गिरा रहे हैं कुआं में, तो यहां से 1.4 सेकंड ले लो, 1.4 सेकंड के बाद आफ्टर, मतलब यहां पे लिख सकता हूं टाइम 1.4 सेकंड स्प्लैश साउंड फ्रॉम, मतलब कि बॉल गिराने के बाद, बॉल कुआं में गिराने के बाद, ये 1.4 सेकंड के बाद, 1.4 सेकंड के बाद हमें उसकी साउंड सुनाई पड़ती है। तो बताइए कि कुआं कितना गहरा था, ये क्वेश्चंस पूछा है, कुआं कितना गहरा था, ये बस यही क्वेश्चंस है। क्या बोल रहा है, एक बॉल को हम गिरा रहे हैं, एक बॉल को गिरा रहे हैं, ठीक है, तो गिरा रहे हैं कुछ हाइट पर से, तो बोल रहा है कि उसमें से टाइम जो है आपको 1.4 सेकंड के बाद हमें साउंड सुनाई पड़ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट को 1.4 सेकंड के बाद हमें सुनाई पड़ रहा है कि कुछ उसमें गिरा है। तो ये बताइए कि कुआं के हाइट कितना है, कुआं का हाइट कितना है। तो पहली बात यहाँ पे ये ध्यान रखिए, एक पॉइंट को आपको याद रखना होगा, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, हाइट पूछा है, कैसे करेंगे हम, ठीक है, हम कैसे करेंगे पता नहीं चल रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक बात को कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी जो होता है साउंड का, जो वेलोसिटी जो होता है साउंड का, वो हमारा कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड नॉट डिपेंड्स
अपॉन, नॉट डिपेंड अपॉन, कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी जो होता है सॉल्ट का वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि इस वाटर लेवल का, इस वाटर लेवल के अंदर जो टेम्परेचर है, वो जो प्रेशर है, उसकी स्पीड मुझे पता है। मतलब कि इसके अंदर वाटर के अंदर जो वाटर के अंदर जो सॉल्ट होता है ना, उसकी टेम्परेचर मुझे पता है कितना होता है, 32 है ना, 320 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ सॉल्ट कितना होता है, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है 320 होता है या 350 होता है, कहीं कहीं 380 भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि वाटर में साउंड की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, इतना का स्पीड है, और हमारे पास टाइम कितना है, 1.4, इतना टाइम के बाद दिया हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि उसकी हाइट कितना होगा। तो हाइट का मतलब क्या है कि देखिए ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में रखा हुआ है। तो रेस्ट में जब रखा हुआ है तो यहाँ पे u तो हमारा 0 हो गया। तो सबसे पहले हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला। तो जब हम कुछ हाइट पे लगाते हैं तो एक फॉर्मूला होता है h = ut प्लस हाफ gt ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहां से मुझे क्या निकालना है, यहां से मुझे निकालना है आपको एज कितना होगा, डेप्थ कितना होगा। तो सबसे पहले ये तो पता चलेगा ना, यहां पे ध्यान रखिएगा, पहले ये तो पता चलेगा कि ये यहां से बॉल गिरा यहां पे, तो आखिर बॉल जाने में कितना टाइम लगा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना सेकेंड के बाद मुझे सुनाई पड़ता है। तो बॉल वहां पे गया है या फिर स्टोन वहां पे गया है, वहां जाने के बाद वो हमें साउंड पता चल रही है ना यार। तो इसका मतलब है कि टाइम ऑफ डिसेंट दिया हुआ है, टाइम ऑफ एसेंट पता नहीं है। तो टाइम ऑफ एसेंट तो हमको फाइंड करना होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, आप लोग यहाँ पे देखिए मैं लिखवाया था डायरेक्ट। अगर इनिशियल हमारा 0 होता है तो t = फॉर्मूला आप यहां से ले सकते हो, t = √2h/g। अब यहां पे ये बात आ गया कि सर हमारे पास यहां पे h तो मुझे पता नहीं है, h मुझे पता नहीं है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से कुछ भी नहीं करेंगे, पहले ये ध्यान रखेंगे। ये चीज को आप क्या कीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, t² = 2h/g, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको g(t²/2) / h। ओके, अब देखिए h = क्या हो सकता है, g की वैल्यू क्या है हमारे पास है 10 है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, राइट में लिख देता हूं, ऐसे छोड़ लिख देता हूं 10t²/2, बोले तो हो सकता है 5t²। पहला 5t²। एक बार फिर से समझो, यहां से हम t निकालेंगे यहां से, तो t यहां पर हमारा एक अननोन वैल्यू है, ये पता हमको है। h यहां से करेंगे, h को हम इस फॉर्मूला में लेते हैं, इसको हम यहां से रूट हटाते हैं, स्क्वायर हो जाता है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h की वैल्यू यहां से निकल जाएगा। दूसरी बात हमें ये निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ हमारा जो दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है ग्रेविटी को अफेक्ट नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। तो आपको ये पता है कि एक बार गया होगा तभी तो ऊपर आया है साउंड हमारा। तो टाइम जो लगा है जाने में और टाइम लगा है आने में, दोनों का इक्विवेलेंट टाइम दे रखा है कितना, 1.4 इतना मेरे को दे रखा है। मतलब एक बार समझ लो फिर से, उतना टाइम लगा है ऊपर आने में, अब इतना टाइम लगा उसको जाने में, ठीक है। तो ये दोनों के टाइम होगा दे रखा है, कितना दिया है, 1.4 दिया है। अब आपको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि एज की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप क्या कर सकते हो कि यहां से एज की वैल्यू करने के लिए पहला t1, मतलब कि ये मेरा t1 है, हमारा ये t1 है, तो t1 = यहां से क्या हो सकता है, h/5 t1 = कर सकते हो, तो यहां से आप निकाल सकते हो h, ठीक है। h हो गया, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, और इसके ऊपर रूट डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल में रूट हो जाएगा h/5 प्लस t2 क्या है यहाँ पे, t2 मतलब क्या है, ऊपर की ओर आया है। तो देखिए ये इतना हाइट गया है, तो ये भी हाइट ऊपर की ओर आया है। तो आपको पता है
आपको पता है ना, किसकी इक्वेशन से, तो है ना, जैसे कि प्लांक कांस्टेंट इक्वेशन से भी, या फिर आपको एनर्जी की इक्वेशन से पता है कि टोटल हाइट है ना, हाइट बाय यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो निकलती है, साउंड कितनी निकलती है, ये आपको एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है h बाई म्यू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, h बाई यहाँ पे v इज इक्वल टू 1.4। अब देखिए क्या है, v हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है, वो हमारा किसकी, वाटर लेवल का 320, v को हम यहाँ पुट अप करेंगे, तो जब मेरा v पुट अप हो जाएगा तो मेरे पास एक अननोन कौन सी वैल्यू बचेगा, h बचेगा। तो h ही तो मुझे निकालना है कि कितनी हाइट था उस कुआं का, ठीक है। तो ये बात समझिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि एक बॉल को फेंका गया और इसको इतने सेकंड के बाद वो क्या हुआ है, उसकी साउंड सुनाई पड़ा। तो सबसे पहले हम टाइम को देखेंगे, टाइम के साथ फॉर्मूला लगाते हुए आप h निकालिए और देखिए जितना टाइम लगा है जाने में उतना ही टाइम उसको ऊपर लगा आने में, तो दोनों टाइम की इक्विवेलेंट आपको दे रखा है 1.4, ठीक है। तो यहां से आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो, ओके। देख लो इसको, ओके। देखिए अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन बहुत ही एडवांस क्वेश्चन, ये भी आपके है मेंस का क्वेश्चन पूछा। देखिए कंसेप्ट समझिए इस चीज का, कंसेप्ट जब तक नहीं समझ में आएगा आपको कि कहां से क्या गिर रही है, ठीक है। थ्योरी चीज को जानना, थ्योरी चीज को रटना वही नहीं होती है, इसको समझना होगा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक बॉल है, उस बॉल को गिराया जा रहा है और बॉल को गिराया जा रहा है, कितने की हाइट से गिराया जा रहा है, समझिएगा, ठीक है। हाइट गिराया जा रहा है इतना की हाइट से गिराया जा रहा है। एक बॉल है, इस बॉल को है ना 90 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, समझे क्वेश्चन से। फिर बोला है कि जैसी बॉल वो स्ट्राइक करता है, कहां स्ट्राइक करता है, ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो स्पीड है, वह 1/10 स्पीड घट जाता है। समझिएगा, फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बॉल जैसे ही स्ट्राइक करता है तो जिस स्पीड से गिर रहा था, यहां गिरने के बाद आफ्टर स्ट्राइक बॉल है ना डिक्रीज स्पीड 1/10 ऑफ स्पीड, मतलब कि उस स्पीड से इसकी स्पीड क्या होता है, घट जाता है, 1/10 हो जाता है, 1/10 घट जाता है। तो अब हमें यह पता करना होगा कि वह बॉल जो है कितना स्पीड से गिरा है, ये पता करना होगा। अगर वो मुझे पता चल जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें डिवाइड कर सकते हैं यार। देखिए अब दूसरी बात है कि बॉल को गिरने में कितना समय लगा है, बॉल को गिरने में कितना समय लगा है, ये चीज को फाइंड करना होगा मुझे, पहले टाइम निकालना होगा। तो देखिए टाइम निकालने की फॉर्मूला कौन सी है, ए वाली है, आप यूज कर सकते हो क्योंकि हाइट आपको पता है आपको। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gds। अब यहां पे एक बात देखो कि बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यहां पे g की वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए प्लस लिखा। अगर कोई बॉल को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस में होता है उस टाइम में। चलिए अब देखिए ये हमारा क्या है, जब बॉल ऐसा रखा हुआ है तो u यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ gd²। तो मेरा यहाँ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 2h बाई, देखिए ये फॉर्मूला मैं पहले लिख चुका हूं, t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। बात वही है, आप यहाँ फॉर्मूला को देखिए, पहले फॉर्मूला को याद रखिए, t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। अब देखिए यहां पे आपको 2 इंटू h की वैल्यू कितना है, 90 है, और डिवाइड बाई 10, ओके। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, 90 में 18 बोले तो 18 रूट 18 सेकेंड, ये आ जाएगा, इसको आप फैक्टर करोगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये बात है कि मुझे टाइम पता चल गया कि इतने की टाइम से मुझे गिरा है। अब मुझे ये बताइए कि वो स्पीड कितना लिया हुआ, कितना स्पीड से निकला है, ठीक है। तो जब तक आप देखिए निकालिए रूट 18 की कितनी वैल्यू होता है। अब देखना यहाँ पे है कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी v
v इज इक्वल टू u प्लस g, ये पहला फॉर्मूला है। यहां से हम निकाल सकते हैं कि हमारा कितने की वेलोसिटी से वो गिरा होगा। ओके, अब देखो बाबू, ये वाली वैल्यू क्या हमारा 0 है यार, ये 0 हो गया, प्लस g की वैल्यू कितना है 10 है, और t तो जब इसको रूट करोगे ना तो शायद आपको 4.35 सेकंड आ जाएगा, इतना आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको पुट अप कर लो 4.3, तो ये कितना आ गया आपको, ये यहां से कैंसिल, ये 5 था, ये कैंसिल हो गया, मतलब कि 14 है ना, 435 आ गया आपको, ये आ गया क्या मीटर, इतना के स्पीड से वो गिर रहा है। अब यहां पे ये समझना है, ठीक है, यहां पे ये समझना है 435 पता चला, शायद 43 या 435 कुछ भी आएगा, 4.3 मीटर पर इसको शायद पता नहीं ज्यादा आ जाएगा, ठीक है 43, तो कितना आ गया यार 43 मीटर पर सेकंड आ गया। अब मुझे ये बात बताओ मुझे, ठीक है, ये ध्यान रखिए कि ये आपको वैल्यूज आ गया। अब v इज इक्वल टू आप निकाल चुके हो, v इज इक्वल टू इतना आ गया 43 मीटर पर सेकंड आया। लेकिन अब देखो वह बॉल जब गिरता है तो गिरने के बाद वो ऊपर की ओर बॉल क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि उसकी एनर्जी या उसकी स्पीड, उसकी ओरिजिनल स्पीड से क्या कितना 1/10 डिक्रीज करता है, 1/10 क्या करता है, डिक्रीज करता है। 1/10 का डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया आपको 9/10 इंटू एक एनर्जी तो वो लगा ही है, 9 एनर्जी लॉस किया ना उसका, तो देखिए क्या आ गया है ना, आफ्टर रिबाउंड 1/10 घट जाता है, 1 तो लॉस कर गया, बचा क्या 9 बचा उसका ना। आफ्टर रिबाउंड द बॉल आफ्टरवर्ड इज इक्वल टू 9/10 इंटू ये वाली स्पीड कितना है इसका 43। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू लाइए, आप मल्टीपल कीजिए, सही है। ओके, ये 10 हो गया, ये कितना आ गया 38.7 मीटर पर सेकंड। देखो जब वह बॉल नीचे की ओर गिर रहा था तो उसकी स्पीड 43 था, यहां पर नहीं 43 था, लेकिन वह बॉल जब उसकी 1/10 डिक्रीज कर जाता है स्पीड ओरिजिनल स्पीड से, तो उसकी स्पीड कितना हो जाता है 38.7। अब देखो हो सकता है यहां पे क्वेश्चन है, बस आपको ये स्पीड पूछा था, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे क्वेश्चन जोड़ रहा हूं। अगर हो सकता है यहां पे ये पूछता है कि आप ये बताइए कि वह जो है ये मैक्सिमम ऊपर की ओर रेंज कितना लिया होगा, कितना हाइट ऊपर टच किया होगा, मतलब मैक्सिमम रेंज मुझे निकाल के बताइए, या मैक्सिमम मुझे, हाँ आप ये कर सकते हो यहाँ पे कि मैक्सिमम रेंज निकालिए, या फिर मैक्सिमम हाइट जब इतना पर ऊपर कवर किया है तो ऊपर की ओर में कितना ऊपर की ओर उछला होगा, मुझे ये बताइए। तो आप देखिए टाइम इज इक्वल टू आपको पता है हाइट निकालने के लिए, तो यहां से आप हाइट पता कर सकते हो, ठीक है, यहां से आप हाइट पता कर सकते हो। यहां से आपको पूछेगा कि बताइए हाइट कितना क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा आपको 2t इज इक्वल टू √2h। अब इसको रूट क्या करेंगे, इस पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा 2t डिवाइड बाई h, सॉरी बाई 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखिए 2t कहां से आ गया, यहां से देखिएगा, सॉरी 2t नहीं है यार, tg है, tg है ना, t हो गया ये tg, और ये क्या हो गया √h। अब यहां से मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, यहां से मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए देखिए यहां से इसके ऊपर रूट डालेंगे तो रूट आ गया, बाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहां से, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, कितना हो गया यहां से रूट अंडर tg डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू h। अब टाइम आपको पता है कितना टाइम लिया है, g की वैल्यू पता है कितना, और g की वैल्यू होता है, और 2 डिवाइड कर दो, तो ये निकलेगा कि ऊपर से जब बॉल नीचे गिरा तो नीचे से रिबाउंड करने के बाद ये बॉल ऊपर कितना हाइट तक ऊपर गिरा होगा।
तो यहां से आप ऐसा निकाल सकते हो। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन रह सकती है, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर कभी पूछता है कि टाइम बताओ, टाइम आखिर टाइम ही बताओ यार, तो क्या करोगे, एज की वैल्यू पता है आपको, ये आपको पता है, टाइम यहां से निकाल लीजिए, ठीक है, ये टाइम निकाल लिए, उसके बाद इस स्पीड पे आप क्या करोगे, टाइम निकालोगे और दोनों टाइम को ज्वाइन करोगे तो पता चल जाएगा वो वाली टाइम कितना होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो ये बात को क्लियर रखोगे। तो आज का सेशन में मैंने आपको ये सारी फॉर्मूला पे मैं क्वेश्चन टच किया हूँ, इस पे भी टच किया हूँ, क्वेश्चन सारे पे टच किया गया है, और वीडियो वाले लेक्चर में भी आपको बहुत सारी फॉर्मूला पे आपने, है ना, मैंने क्वेश्चंस को बनाया है। तो ये क्वेश्चंस को बनाएंगे, और सबसे बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी और एम करीम की बुक को आप टच कीजिए, बनाइए उसको, छूने का मतलब ये नहीं कि छू के छोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब ये है बनाइए उसको। बनाने से क्या होगा, उसमें न्यूमेरिकल बहुत इजी से लेकर आगे लेकर चल रहा है, तब आपको समझ में आएगा क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। ओके, तो आज के सेशन हम लोग यही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5। तो ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का और मोशन इन ए प्लेन का, दोनों का निचोड़ मैं एक अलग से समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे थियोरी भी, न्यूमेरिकल भी, और वो वाली में क्या था, डेरिवेशंस था और थियोरी भी था। ओके, थैंक यू, बाय बाय।